सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और उसके बाद में 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। एक तरफ तो बीजेपी ने 6 मंत्रियों को टीम ग्राउंड जीरो पर उतार दी है, 6 मंत्रियों की, तो वहीं पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज तंज कसते हुए कहा, कुंदरकी उपचुनाव में वोटों की लूट हुई और अब मिल्कीपुर में भी ऐसा संभव है। मायावती की बात कर लेते हैं। मायावती अकेले दम पर लड़ने और प्रदर्शन सुधारने का दावा कर रही हैं। इन तमाम समीकरणों के बीच में इस सुपरहिट मुकाबले पर सवाल यह है कि एक चुनाव 100 दाव, किसका जश्न किसको तनाव, और मायावती की मुश्किल इस बार मिलेगी मंजिल, और क्या मिल्कीपुर की महाभारत में योगी वर्सेस अखिलेश है। इसी पर आज महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर की फाइट, सियासी माहौल टाइट। We are doing elections in by polls also in Milkipur in UP. मिशन मिल्कीपुर पर योगी की टीम 6। निश्चित रूप से जनता ये दिखा देगी कि आज की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी की जो विभाजनकारी और टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। अखिलेश यादव बोले, वोटों की लूट हो रही। जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे। मायावती की मुश्किल इस बार मिलेगी मंजिल। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। एक चुनाव 100 दाव, किसका जश्न किसको तनाव। मेरे बेटे का और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है, और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। मिल्कीपुर की महाभारत, योगी वर्सेस अखिलेश। और वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का, तो कुछ स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाते हैं। और सवाल नंबर पहला है आपके सामने, एक चुनाव 100 दाव, किसका जश्न किसको तनाव। और इसके बाद में अब सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। और दूसरा सवाल है, मायावती की मुश्किल इस बार मिलेगी मंजिल, क्योंकि परफॉर्मेंस लगातार बिगड़ता जा रहा है मायावती का। और ये तीसरा सवाल आपके सामने, मिल्कीपुर की महाभारत, योगी वर्सेस अखिलेश, क्योंकि जो सीधा मुकाबला है वो इन दोनों पार्टियों के बीच में ही देखा जा रहा है। और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। और साजन सिंह है, बीएसपी से प्रवक्ता है। और रोहित सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संयोजक है युवा चेतना संघ के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत तो मैं भदौरिया जी आप ही के साथ में करूंगी। इस बार जनता से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, आप भदौरिया जी से शुरुआत करेंगे क्योंकि जीत भदौरिया जी की पार्टी की है। क्योंकि हम लोग तो सबसे आगे हैं ना, इसलिए शुरुआत भी हम ही से कर रहे हैं। आप इसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। ये कॉन्फिडेंस आपके नेता में नजर नहीं आ रहा है सर? नहीं, नेता में भी कॉन्फिडेंस है, और हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय थोड़ा नीचे दब गए, उनको भी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। देखिए, उनके सिर्फ सर दिखाई दे रहा है, तो अभी से उनको मत नीचे दबाइए, वैसे ही दबे हुए हैं वो। अच्छा, सवाल ये है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन है जो समाज में विकास की राजनीति करता है, कौन पार्टी है जिसने समाज को आगे ले जाने की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, समाज को जोड़ने की बात की है, और समाज के युवाओं के लिए हमेशा कैसे खुशी उनके चेहरे पे हो, इसके लिए काम किया है। हमने जो काम किया है, आज भी हम अपना काम गिनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी
अपना काम नहीं गिना पाती। आज भी हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, 1090 की बात करते हैं, 100 डायल जो पुलिस सिस्टम मजबूत बनाया उसकी बात करते हैं, लैपटॉप देने की बात करते हैं, हर जिले को हमने 4 लाइन से जोड़ा है उसकी बात करते हैं, हमने किस तरह से रोजगारी और महंगा यहाँ पे किस तरह से समाजवादी। लेकिन अनुराग जी, अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट आया, जरा उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले वोटों की लूट हुई है और अब मिल्कीपुर में भी वोटों की लूट हो सकती है। इस स्टेटमेंट में हताशा और निराशा दोनों नजर आ रही है, जरा इसे समझिए। हताशा निराशा नहीं है, विपक्ष का काम क्या है आप बताइए। हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है समाज के अंदर में अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उसको बताना, जनता के सामने लेके आना और सरकार को चेताना कि ये गलत हो रहा है, आप इसको ठीक करो। तो अपने विपक्ष में होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, और ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर मान लो जिस तरह का पिछला चुनाव हुआ, पुलिस वालों का रवैया आपको देखने को मिला, 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, चुनाव आयोग ने किया तो गड़बड़ी कर रहे थे तभी तो सस्पेंड हुए ना, ऐसा तो नहीं कोई अच्छा काम कर रहे थे इसलिए सस्पेंड हुए। ये हम तो आवाज उठाते ना, हम तो अपने वीडियो भी डाले गए, वीडियो भी देखा, पुलिस के संज्ञान में आया, चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया, सस्पेंड किया। क्यों सस्पेंड किया? चलिए इन सब बातों का जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, इन तमाम सवालों का आप जवाब भी दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि बीजेपी की क्या तैयारी है अब? देखिए, फैजाबाद की जनता बुरी तरीके से ढूंढ रही है अवधेश प्रसाद, क्योंकि उसको अपना बदला लेना है। परिवारवाद के बोझ से दबे हुए समाजवादी पार्टी, वहां पर भी उनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, अवधेश प्रसाद के लड़के को ही टिकट दिया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अवधेश प्रसाद जी की खुली नीति रही है कि वहां पे बलात्कारियों का समर्थन देना। हम मोहित खान को कैसे भूल सकते हैं? अवधेश प्रसाद का बहुत खास मित्र, बहुत खास चेला जो वहां का नगर अध्यक्ष था, और राजू खान, जिनके डीएनए टेस्ट से ये सिद्ध हुआ कि इन्होंने बलात्कार किया है, गैंग रेप की वारदात करी, 10 वर्ष की बालिका को गर्भवती बनाए, और उसको अब वहां की जनता चाह रही है कि हमसे जो गलती हुई है वह हम मिल्कीपुर के चुनाव में हम पूरी करेंगे। समाजवादी पार्टी वोटों की लूट का आरोप लगा रही बीजेपी पे। अगर वोटों की लूट का आरोप लगा रही है तो समाजवादी पार्टी 9 में से जो 7 सीटों में से 2 सीटें जीती है, फिर तो वो भी सीटें नहीं जीतनी चाहिए थी। तो या तो नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत है। अखिलेश यादव जी का झूठ जो है जनता के सामने खुल चुका है। खुली तरीके से मुस्लिम परस्ती और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में वो काम कर रहे हैं। देश में संभल के दंगे को जो है वो प्रायोजित बता रहे हैं, और एक तरीके से जहां आप मौजा बांटने जा रहे हैं, या दुनिया जनता देख रही है कि जो पत्थरबाज है, गोली चला रहे हैं, उनको मौजा बांटने जा रहे हैं। मिल्कीपुर में जो मोहित खान है, एक दलित बालिका का बलात्कार करता है, अति पिछले समाज से आने वाली निषाद जाति की बालिका का बलात्कार करता है, गर्भवती बनाता है, उसके समर्थन में खड़े होते हैं, कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। तो इस तरह के नेता को भदौरिया जी जवाब देना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए हिंदुस्तान संविधान से चलता है। इन्होंने क्या बात बोली? मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो, इस सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इस तरह की बातें आप लोग बोलते हो टीवी डिबेट में, मुस्लिम परस्ती, ये ठीक नहीं है। किसी के लिए इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना, इस हिंदुस्तान पे सबका बराबरी का अधिकार है। यहाँ अशफाक उल्लाह खान ने भी शहादत दी है देश की आजादी में, तो शहीद भगत सिंह ने तो मुआवजा बांटते 5 लाख रुपए का आप संभल चले गए। मुस्लिम जिसको दंगाइयों ने मारा काफी हद तक उसको भी दे देते। इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की? कौन से मुद्दे होंगे जो बसपा जनता के बीच में लेकर जाएगी? हम मानते हैं कि तुष्टिकरण नहीं कर रहे। लौटूंगी आपके पास में। साजन जी जबरदस्ती कूद जाते हैं हर समय बोलने के लिए। अरे भाई, बहराइच और संभल में अंतर क्यों है? सर प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। साजन जी बात पूरी कीजिए। भूल जाते हैं आप, अयोध्या में प्रभु भदौरिया जी ऐसे डिस्कशन नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है, अब बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए। आप मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। साजन जी, दलित पिछड़ा वंचित विरोधी है समाजवादी पार्टी। ठीक है सर, वो समझ में आ रहा है। आप लोग पीने का फॉर्मूला एक बार फिर से आजमा रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन साजन जी को पहले सुन लेते हैं। साजन जी, जो मिली भगत आपको जमीन पे दिख रही होगी, जो मिली भगत उत्तर प्रदेश की जनता देख रही, वही मिली भगत आपको यहाँ पे भी दिख रहा है टीवी डिबेट में भी। किस तरह से ये दोनों मिलकर के एक दूसरे का नैरेटिव सेट करते हैं। सच बात तो ये है कि एक घोर जातिवादी पार्टी और दूसरी धार्मिक उन्माद फैला करके जीतने वाली पार्टी, दोनों ही एक दूसरे के चत्ते बट्टे हैं। ये जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है।
और जिस तरह से उपचुनाव में मिल्कीपुर में जनता डिसाइड करेगी कि सच में जनता का भला कौन चाहता है। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी कोई धत्ता बताया था उत्तर प्रदेश में। वही मुद्दे है ना जो इससे पहले भी आपने लोकसभा विधानसभा में उठाए। इस बार बसपा ऐसा क्या नया कर रही है? बसपा नया कर रही है। बसपा पहले उपचुनाव में कोई प्रतिनिधि नहीं देती थी, कोई उम्मीदवार नहीं खड़ी करती थी। पहली बार बसपा ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मिल्कीपुर को एक ऑल्टरनेटिव देने का प्रयत्न किया है बसपा ने, जो बहुजन समाज की बात करती है, क्योंकि दोनों पार्टी को जनता देख चुकी है। दोनों पार्टी को जनता देख चुकी है। मिल्कीपुर में पहली बार आपको मैं बता दूं, लेकिन सर ग्राउंड पर बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है। ग्राउंड पर बसपा कहीं नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव भी बहुत एक्टिव है। आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर इनको जनता की इतनी अपेक्षा साथ की होती तो अब मुख्यमंत्री जी दौरे नहीं करते और ना ही सोशल मीडिया पे कोई एबीसीडी करता, कोई खेल करता। इसका मतलब साफ यही है कि दोनों ही पार्टी डरे हुए हैं बसपा प्रत्याशी से। और मैं आपको साफ बतला देता हूं, जिस तरह से योगी जी दौरे कर रहे हैं मिल्कीपुर, नाक का सवाल बनाए हुए हैं, ये नाक का सवाल उनका नाक कट जाएगा मिल्कीपुर में इस बार जनता। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी तो पहले ही जरूर घोर परिवारवादी पार्टी, अपने बाप बेटे की लड़ाई, ठीक है प्रियंका जी का रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, बेटा विधायक बनने की चाह रहा है, ये जनता नहीं दे इसकी। ठीक है सर, ये जनता नहीं की पूरी तरीके से साफ है कि हम पूरी तरीके से जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनका हम पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं इस चुनाव में। पर ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो मिल्कीपुर में चुनाव कराने से भी डरी और सहमी से नजर आ रही थी, आज बात कर रही है हिंदू मुसलमान की। अभी इनसे यहाँ पे बैठे हैं आलोक जी, इनसे पूछे कि हिंदुओं को कितना रोजगार बांट दिया, और ये जो आधे पे आ गए ये क्या सारे मुस्लिम सीटें थी क्या? तो मुझे लगता है कि बेशर्मी की भी हद होती है। हिंदू और मुसलमान में बांटकर जनता को ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति जिस तरह से चमकाते हैं चले आए और अयोध्या में फ्रंट पर आके आप लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अरे भाई अमनदीप जी, मेरी बात तो सुन लीजिए कम से कम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अयोध्या की जनता ने इन्हें पहले भी बता दिया था और हम गठबंधन के साथ मिलकर लड़े थे। कहीं बैकफुट पर नजर नहीं आएंगे, आपको पूरे देश में हम आगे लड़ते हुए नजर आएंगे। अभी दिल्ली चुनाव में पूरी तरीके से ठीक है जो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सीधी तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में आज जनता ने नकार दिया है, मैं समझती हूँ कि इसका पूरा एक जो तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर टूट जाएगी, पता नहीं नीतीश कुमार जी कब पलटी खा जाएंगे, पता नहीं कब सरकार गिर जाएगी। ये तीसरी बार बैसाखी में सरकार चला रहे हैं भाई, आधी सीटों पर आ गए उत्तर प्रदेश में, फिर भी इनके पैरों के नीचे जमीन। इन बातों का जवाब लेते हैं आलोक जी से, फिर उसके बाद में मैं रोहित जी के पास जाऊंगी। ठीक है आलोक जी, मुझे हंसी आती है कि फेल नेता राहुल गांधी जो हर चुनाव में फेल हो चुके हैं, अब तक 70 चुनावों में भाग ले चुके हैं, उसमें 60 चुनाव हार चुके हैं। तो कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है पिछले 10 वर्षों से। उसके बाद ये स्थिति है कि कह रहे हैं कि मोदी जी नकार दिए गए। अरे मोदी देश के प्रधानमंत्री है तीसरी बार, और राहुल गांधी तीसरी बार जो विपक्ष के नेता बनने की हालत में आप आए हैं। तो 2 चुनावों में तो आप विपक्ष का नेता भी आपको नहीं मिला था। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष का काम है झूठ बोलना, तो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, झूठ के नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं और जनता को सही करना जानती है। अभी 9 चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, और 7 में से अभी कांग्रेस के पास भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं भदौरिया जी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पूछ बनकर के बैठी हुई है। राहुल गांधी का कोई अस्तित्व कांग्रेस यहाँ पे है नहीं। 403 विधानसभा सीटों में मात्र कांग्रेस पर 2 विधायक है। ठीक है भदौरिया जी, तो ये कांग्रेस की हैसियत है। अच्छा देखिए, आपने इतनी देर की डिबेट में सुना, देखिए आपने डिबेट में सुना, हमने काम गिनाए, वो अपना काम नहीं गिना रहे हैं। वो किसी के परिवार की बात कर रहा है, कोई किसी गठबंधन की बात कर रहा है। अरे जनता को क्या लेना देना भाई, जनता के काम की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गिना रही है? और दूसरी एक पार्टी ऐसी है जिसके मन में चोर पहले से करा, नहीं हम तो लड़ रहे हैं भैया, हम तो दोनों पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं भैया, हमको तो लड़ना है सामाजिक न्याय। अरे भैया सामाजिक न्याय की बात पीडीए की तो समाजवादी कर रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिछड़े अगड़े आदि आबादी की बात तो हम कर रहे हैं। और कौन बात कर रहा है? कोई नहीं बात कर रहा है, वो अपने खामखा चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको तो किसी की सपोर्ट। रोहित जी का रुख कर लेते हैं। रोहित जी, कितना दिलचस्प मुकाबला आप ये देख रहे हैं। अब बसपा की भी एंट्री हो गई, तो इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होता हुआ दिख रहा है? अमनदीप जी, कोई दिलचस्प मुकाबला नहीं है। जनता ने मुकदमा कर दिया है
ये जो हरे जैकेट में बैठकर हंस रहे हैं, इनका सुनिए बतकई, बार बार बिना फीस के वकील बन जाते हैं। अरे बोलने दीजिए भाई, आप बड़े आदमी हैं, बोलने दीजिए। सामंती विचारधारा के पोषक हैं समाजवादी पार्टी के नेता लोग। इन लोगों को गरीब और वंचित से कोई मतलब है? जिस पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कांग्रेस ने ताउम्र किया, उसके चरण में जाके समाजवादी पार्टी समर्पित हो गई है। और आज बड़ी बड़ी बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आप लोग जब बोल रहे थे तो बोल रहे थे, चुप रहिए। आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा के बाद दिल्ली में कांग्रेस भाग गई और आपके समाजवादी पार्टी कांग्रेस प्रियंका जी, भदौरिया जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। भदौरिया जी, प्रियंका जी प्लीज इंटरप्ट मत बारात में शामिल हो गई है। परिवारवाद की पोषक समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूछो बाबा साहब का लगातार रिजेक्ट किया। चुप रहिए जबरदस्ती की बात करते हैं। तो बाबा साहब का अपमान किसने किया, जरा बता दो। बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में कांग्रेस ने भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। नेहरू जी ने जिंदगी ले लिए, इंदिरा गांधी ने ले लिया। ठीक है, चलिए अब जनता के मुद्दों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जनता के मुद्दों की बात कर लेते हैं। शुरुआत में आलोक जी आप ही के साथ में करूंगी। जनता से जुड़े वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी मुद्दा उठाया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है हमारा सुशासन। सुशासन की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार दोबारा चुना गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुना हमारी प्रदेश की जनता ने। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश को जंगल राज से, दंगों की आग से भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी ने बचाया है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज कानून का राज है। बदमाश और माफिया आज दुबके पड़े हैं या तो ऊपर वाले के प्यारे हो चुके हैं। सर मेरा सवाल मुद्दों को लेकर था। सर मेरा सवाल मुद्दों को लेकर, वो कौन सी समस्या है जिनका निराकरण हो जाएगा अगर बीजेपी की वहां से जीत होती है? तो सवाल मेरा सिर्फ मुद्दों को लेकर। मनदीप जी, थोड़ा सा जो डिबेट को कंट्रोल करिए, ये आवाजें जो है ठीक है सर, ठीक है, प्लीज सर इंटरप्ट मत कीजिए। अवस्थी जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो अविकसित क्षेत्र रह गए उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने हर जगह 24 घंटे बिजली के प्रबंध किया हुआ है। हमने जो है कानून व्यवस्था को सुधारा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था, हम गांव घर घर में जाकर नल से पानी ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। देश के प्रदेश के नौजवानों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रहे हैं। सर्वाधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर 7.5 लाख से अधिक नौकरियां भारतीय जनता पार्टी सरकार को दी गई है। इसकी 1/3 भी भदौरिया जी आप बीजेपी के मुद्दे को आपने सुन लिए, समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पावर में रही, किया है क्या कांग्रेस? सर प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। एक करके मैं सभी को सुन रही हूं, आपको बुरा नहीं लग रहा? भदौरिया जी ठीक है, बात पूरी कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, इन्हीं के विधायक चिल्ला के अभी क्या कह रहे थे? रोहित खान को जेल भेजा है तुम्हारे नेता। सर सुन लीजिए ना अवस्थी जी, मैंने आपको मौका दिया ना। अवस्थी जी बोल रहे दीजिए पहले, फिर उसके बाद में लौटूंगी ना, जवाब दीजिए। और अखिलेश यादव और कह रहे थे कानून व्यवस्था के बारे में, कह रहे थे ये तो खुद बनाओ भदौरिया जी, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करती है कि पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट काफी कम हुआ है। व्यवस्था रखी नहीं थी उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल में, जनता ने 3 बार रिजेक्ट किया समाजवादी। सवाल खड़ा करते हैं, ठीक है रोहित जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, ऐसे डिबेट डिस्टर्ब होती है, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। भदौरिया जी सरकार के खिलाफ सर ऐसे किसी की आवाज भी समझ में नहीं आएगी ना, ऐसे अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो। नहीं मानेगी जनता ने आपको 14 के लोकसभा में, 17 के भदौरिया जी, कई सारे रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि क्राइम रेट यूपी में बेहद कम हुआ है। 27 में भी उत्तर प्रदेश मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के विधायक की बाइट चला दीजिए, अगर आप में हिम्मत है तो चला दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्या बोला बीजेपी के विधायक ने, क्या नहीं बोला सरकार के खिलाफ? महिला समस्या पे क्या बोला कि हम सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं? अगर इस सरकार सम्मान नहीं बचा पा रही है, अगर दूसरी सरकार हो, मुझे आप चैलेंज मत दीजिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश मोहित खान और राजू खान कौन दोनों लोग हैं जो आपके बहुत खास है? कि नवाब ब्रांड कौन सा है जो कन्नौज का नवाब ब्रांड है? नवाब यादव कौन सा जो नवाब आपका ब्रांड है?
ये बलात्कारियों का बना समाजवादी पार्टी का क्यों स्थायी रूप से हो गया है? स्थायी मॉडल है बलात्कारी आपके शासन का। हमने मुलायम सिंह यादव जी के समय में भी देखा और अखिलेश के राज में भी भी जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया गया, महिलाओं को अपहरण हुए, दोनों ही तो हमने पार्टियों के रोका मुद्दे है, तो आपने सुधारा सुन है। लिए कि जनता के बीच में कौन कौन से मुद्दे लेकर जा रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अब बताइए बसपा की क्या मुद्दे। प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, मिस्टर भदौरिया डिस्टर्ब मत करो। अब भदौरिया जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। भदौरिया जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। अनुराग जी को बिना भदौरिया जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। साजन जी बात पूरी कीजिए। भदौरिया जी आप कंटिन्यू बोलेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। लगातार बोलते रहते हैं। भदौरिया जी, दूसरे लोगों को। भदौरिया जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। साजन जी ठीक है, बात पूरी कीजिए। ये जो भदौरिया जी है ना, ये सफाई समाजवाद के प्रोडक्ट है। लोहिया समाजवाद से सफाई समाजवाद की जो यात्रा है, सफाई दरबार के चारण भाट है। ये चारण भाट है। और सुनो भदौरिया, बहुत पीडीए की बात करो, तुम्हारा पीडीए लूट गया, तुम्हारा पीडीए लूट गया। रास्ते में खड़े होकर खाली देखते रहते हो, कौन कहाँ जा रहा है, कौन सेल्फी जा रहा है। भदौरिया जी आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू बोल रहे हैं और ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। बहुजनों की पार्टी है, हम पिछड़े दलित बहुजनों की पार्टी है। तुम्हारे मुंह पे कालिक लगा दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिस पीडीए पे लेकर कुछ कुछ कर रहे थे। मिल्कीपुर में फिर से बहुजन का प्रत्याशी बोलना घोषित होगा। इस तरह से तमीज से बात कर लो भदौरिया। अच्छा लग रहा है। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले तमीज से बात कर लो, उसके बाद बात करना, ठीक है? नाम लिया मैंने। चरण भाट हो तुम, हम क्या करें बताओ, हमने तो नहीं बोला। चरण भाट हो तुम सफाई दरबार के, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सब कुछ ठीक है, चलिए प्रियंका जी का रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस की तरफ से हालांकि आप लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कैसी तैयारी है, जनता के बीच में क्या संदेश पहुंचाया जाएगा, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है? देखिए अमनदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी महिला सम्मान की बात कर रहे थे। नारी वंदन जो बिल लेकर आए वो तो अभी तक लागू नहीं कर पाए। दूसरी, नारियों का अपमान अगर जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, उसको एक शर्मनाक बयान से ही कल्पना की जा सकती है कि कितना शर्मनाक बयान है कि रोड की तुलना जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं उनके गालों से की गई। तो मुझे लगता है कि बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, बलात्कारियों को पेरोल और फरोल देते हुए, और जिस तरह से चाहे वो चिन्मय आनंद हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे रामदुलाल गौड़ हो, ये सब इनकी पार्टी के वो नवरत्न है जिनको ये चिपका कर घूमते अपने माथे पर। और हकीकत ये है कि जिस तरह से इनके राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध और अत्याचार बढ़ रहा है, वो एक सबसे बड़ी समस्या निकल के सामने आया है। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी बलात्कार हर रोज पर डे 2 से 3 बलात्कार होता है। उत्तर प्रदेश बनना खाली 2% वोट लेकर के, दो विधानसभा सीटें लेकर के दुनिया भर का ज्ञान बता रही है प्रियंका जी। क्या राजनीतिक हैसियत है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, बताइए। फाइनल कमेंट ले लेते हैं सभी मेहमानों से। शुरुआत जी, अवस्थी जी आपके साथ में करूंगी। जो सवाल प्रियंका जी ने उठाए हैं महिला सम्मान को लेकर, उसका जवाब भी दीजिएगा और साथ ही फाइनल कमेंट आपका। महिला सम्मान, हमने कन्नौज की बेटी के साथ जो अन्याय जिसने किया, नवाब यादव को जेल भेजा, जिसने अयोध्या के अंदर मिल्कीपुर के सांसद के करीबी मोहित खान और राजू खान को हमने जेल भेजा। गायत्री प्रजापति जो समाजवादी पार्टी का मंत्री था सरकार में, उसने जो बलात्कार किया था उसको जेल में फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट बात को मानूं तो गायत्री प्रजापति, ठीक है अवस्थी जी ठीक है, फाइनल कमेंट सुनिए। गायत्री प्रजापति की धर्म पत्नी को समाजवादी पार्टी से विधायक बनी, हमने महिला सम्मान उनको विधायक बनाया। यही भारतीय जनता पार्टी को जब वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी को लेके वोट के लिए वोट मंगवा रहे थे कि हमको वोट दिलवा दीजिए। आप इतनी अगर उनको मानते थे तो फिर क्यों आप उनसे वोट मंगवा रहे थे? आप सवाल यह है कि आप दो तरफ चलेंगे, आप एक तरफ कहेंगे नहीं। ठीक है साजन जी, फाइनल कमेंट करेंगे, चलिए वोट दिलवा दीजिए। ठीक है साजन जी, फाइनल कमेंट। बहुत बेसिक इशू आपने उठाया था अमनदीप जी, बहुत बेसिक इशू उठाया था। पूछा दोनों ही पार्टियों के मुद्दे क्या है, मुद्दों में ये साइलेंट है। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता को एक ऑल्टरनेटिव देती है, बहुजन समाज पार्टी एक ऑल्टरनेटिव दे रही है जनता को, जो मुद्दों से भटका रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, या उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट हमने 2007 से 12 में किया था, उसी को मॉडल लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं और बहुजनों को इस दोनों पार्टी से छुटकारा दिलाने के लिए एक बेहतर प्रियंका जी फाइनल कमेंट। जनता हमें प्रत्याशी को, हमारे प्रत्याशी का विजय करेगी मिल्कीपुर में। प्रियंका जी
के बाद जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रभावित की गई, गन बंदूक भी दिखाई गई वोटर्स को, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि संविधान को किसी तरह से बदला जाए, जो इनकी मंशा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया जाए, जो इन्होंने संसद में अंदर किया, और देश की ठीक है और रोहित जी, बहुत संक्षिप्त में फाइनल कमेंट दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों, पिछड़ा और वंचितों की विरोधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर की सम्मानित जनता नमस्कार करने जा रही है, और 2027 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन नमस्ते नमस्ते। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, और बसपा की तरफ से भी अब ये ऐलान कर दिया गया है कि वो भी बाई इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन अब देखना होगा कि जनता कौन सी पार्टी को विजयी बनाती है। महाबहस में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।